न्यूज सच। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले डाल लेते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। संभल जामा मस्जिद सर्वे विवाद में हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, सभी पक्षों की लगी नजर। बिहार में प्रशांत किशोर अब जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। 2 बार सांसद रहे पप्पू सिंह का नाम पक्का। आगरा से बरेली तक एक्सप्रेस वे 2.5 घंटे में होगा सफर, इन 0 से ऊपर गुजरेगा। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार दोपहर 2 बजे संभल की जामा मस्जिद के सर्वे मामले में फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत इस पर निर्णय देगी कि जिला सर्वेक्षण का मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनर्शिक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 13 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य ने दावा किया कि जामा मस्जिद दरअसल प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने जिला अदालत में वाद दाखिल कर ASI से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिए प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट पहले ही 8 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा चुका है। अब कोर्ट का सोमवार को आने वाला फैसला ये स्पष्ट करेगा कि सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। इस फैसले पर देश भर की निगाहें टिकी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत इस पर निर्णय देगी कि जिला सर्वेक्षण का मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनर्शिक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 13 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य ने दावा किया कि जामा मस्जिद दरअसल प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने जिला अदालत में वाद दाखिल कर ASI से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिए प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट पहले ही 8 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा चुका है। अब कोर्ट का सोमवार को आने वाला फैसला ये स्पष्ट करेगा कि सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। इस फैसले पर देश भर की निगाहें टिकी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत इस पर निर्णय देगी कि जिला सर्वेक्षण का मामला आगे बढ़ेगा या नहीं। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनर्शिक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 13 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य ने दावा किया कि जामा मस्जिद दरअसल प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने जिला अदालत में वाद दाखिल कर ASI से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिए प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट पहले ही 8 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा चुका है। अब कोर्ट का सोमवार को आने वाला फैसला ये स्पष्ट करेगा कि सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। इस फैसले पर देश भर की निगाहें टिकी है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उदय सिंह सिर्फ उर्फ पप्पू सिंह का नाम लगभग तय हो गया है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। पप्पू सिंह पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार भाजपा के सांसद रह चुके और उन्हें 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का समर्थन किया था, जिसके चलते पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते थे। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो सकती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पूर्व सांसद और पप्पू सिंह के जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत हो सकती है। उनकी राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता को देखते हुए ये बदलाव पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पार्टी की रणनीति और दिशा में भी बदलाव आने की संभावना है। प्रशांत किशोर के साथ मिलकर पप्पू सिंह बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि पप्पू सिंह जनसुराज के स्थापना काल से ही खुलकर पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर का साथ देते आ रहे हैं।
उन्होंने न केवल पार्टी का समर्थन किया बल्कि पटना में प्रशांत किशोर को पार्टी चलाने के लिए शेखपुरा हाउस भी दिया है। साथ ही पटना में प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के दौरान लग्जरी कार की चर्चा हुई थी, वो भी गाड़ी पप्पू सिंह की थी। इसके अलावा जब भी प्रशांत किशोर सीमांचल दौरे पर आते हैं तो पूर्णिया स्थित उदय सिंह के निजी आवास पर ही रुकते हैं। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। पप्पू सिंह पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार भाजपा के सांसद रह चुके और उन्हें 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का समर्थन किया था, जिसके चलते पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते थे। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो सकती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पूर्व सांसद और पप्पू सिंह के जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत हो सकती है। उनकी राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता को देखते हुए ये बदलाव पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पार्टी की रणनीति और दिशा में भी बदलाव आने की संभावना है। प्रशांत किशोर के साथ मिलकर पप्पू सिंह बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि पप्पू सिंह जनसुराज के स्थापना काल से ही खुलकर पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर का साथ देते आ रहे हैं। उन्होंने न केवल पार्टी का समर्थन किया बल्कि पटना में प्रशांत किशोर को पार्टी चलाने के लिए शेखपुरा हाउस भी दिया है। साथ ही पटना में प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के दौरान लग्जरी कार की चर्चा हुई थी, वो भी गाड़ी पप्पू सिंह की थी। इसके अलावा जब भी प्रशांत किशोर सीमांचल दौरे पर आते हैं तो पूर्णिया स्थित उदय सिंह के निजी आवास पर ही रुकते हैं। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। पप्पू सिंह पूर्णिया लोकसभा सीट से 2 बार भाजपा के सांसद रह चुके और उन्हें 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का समर्थन किया था, जिसके चलते पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते थे। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो सकती है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पूर्व सांसद और पप्पू सिंह के जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत हो सकती है। उनकी राजनीतिक अनुभव और लोकप्रियता को देखते हुए ये बदलाव पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पार्टी की रणनीति और दिशा में भी बदलाव आने की संभावना है। प्रशांत किशोर के साथ मिलकर पप्पू सिंह बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि पप्पू सिंह जनसुराज के स्थापना काल से ही खुलकर पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर का साथ देते आ रहे हैं। उन्होंने न केवल पार्टी का समर्थन किया बल्कि पटना में प्रशांत किशोर को पार्टी चलाने के लिए शेखपुरा हाउस भी दिया है। साथ ही पटना में प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के दौरान लग्जरी कार की चर्चा हुई थी, वो भी गाड़ी पप्पू सिंह की थी। इसके अलावा जब भी प्रशांत किशोर सीमांचल दौरे पर आते हैं तो पूर्णिया स्थित उदय सिंह के निजी आवास पर ही रुकते हैं। अब देखते हैं अगली खबर। 2 साल में आगरा बरेली कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है। इसकी लंबाई 228 किलोमीटर होगी। इससे आगरा मथुरा समेत 15 जिलों के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। आगरा मथुरा के लोग 2.5 घंटे में बरेली पहुंच जाएंगे। अभी इसमें करीब 5 घंटे लगते हैं। मथुरा के बाद से हाथरस तक कॉरिडोर जून में बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर सफर किया जा सकेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 7,700 करोड़ रुपए से मथुरा से बरेली तक 4 लेन कॉरिडोर बना रहा है। इसका निर्माण 4 पैकेज में हो रहा है। पहले पैकेज में हाथरस तक पीएनसी, हाथरस से कामतंज तक और कासगंज से बदायूं तक जीआर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और बदायूं से बरेली तक धारीवाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। कॉरिडोर के बनने से आगरा, मथुरा, टुंडला, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं समेत कई जिलों के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। राया के जाम से बचाव और समय ईंधन की भी बचत होगी। अभी आगरा के लोगों को टुंडला, एटा, कासगंज होकर बरेली जाना पड़ता है। इसमें करीब 5 घंटे का समय लगता है। अब ये दूरी 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। हाथरस तक 66 किलोमीटर में से 58 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। अगले महीने से हाथरस तक सफर शुरू हो जाएगा। आगरा मथुरा के लोग 2.5 घंटे में बरेली पहुंच जाएंगे। अभी इसमें करीब 5 घंटे लगते हैं। मथुरा के बाद से हाथरस तक कॉरिडोर जून में बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर सफर किया जा सकेगा।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 7,700 करोड़ रुपए से मथुरा से बरेली तक 4 लेन कॉरिडोर बना रहा है। इसका निर्माण 4 पैकेज में हो रहा है। पहले पैकेज में हाथरस तक पीएनसी, हाथरस से कामतंज तक और कासगंज से बदायूं तक जीआर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और बदायूं से बरेली तक धारीवाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। कॉरिडोर के बनने से आगरा, मथुरा, टुंडला, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं समेत कई जिलों के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। राया के जाम से बचाव और समय ईंधन की भी बचत होगी। अभी आगरा के लोगों को टुंडला, एटा, कासगंज होकर बरेली जाना पड़ता है। इसमें करीब 5 घंटे का समय लगता है। अब ये दूरी 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। हाथरस तक 66 किलोमीटर में से 58 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। अगले महीने से हाथरस तक सफर शुरू हो जाएगा। आगरा मथुरा के लोग 2.5 घंटे में बरेली पहुंच जाएंगे। अभी इसमें करीब 5 घंटे लगते हैं। मथुरा के बाद से हाथरस तक कॉरिडोर जून में बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर सफर किया जा सकेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 7,700 करोड़ रुपए से मथुरा से बरेली तक 4 लेन कॉरिडोर बना रहा है। इसका निर्माण 4 पैकेज में हो रहा है। पहले पैकेज में हाथरस तक पीएनसी, हाथरस से कामतंज तक और कासगंज से बदायूं तक जीआर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और बदायूं से बरेली तक धारीवाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। कॉरिडोर के बनने से आगरा, मथुरा, टुंडला, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं समेत कई जिलों के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। राया के जाम से बचाव और समय ईंधन की भी बचत होगी। अभी आगरा के लोगों को टुंडला, एटा, कासगंज होकर बरेली जाना पड़ता है। इसमें करीब 5 घंटे का समय लगता है। अब ये दूरी 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। हाथरस तक 66 किलोमीटर में से 58 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। अगले महीने से हाथरस तक सफर शुरू हो जाएगा। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। पंचकेदार गति स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचकेदार में द्वितीय केदार भगवान महादेश्वर के मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मौके पर भगवान पद्मेश्वर की भोग मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर सभा मंडप में विराजमान किया गया। आज सोमवार को द्वितीय केदार भगवान पद्मेश्वर की डोली ने पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। 21 मई को द्वितीय केदार के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। रविवार को सुबह से ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में द्वितीय केदार भगवान मधवेश्वर की विशेष पूजा अर्चना शुरू की गई। इस मौके पर पुजारी गंगाधर लिंग ने भगवान मधेश्वर और भगवान ओंकारेश्वर की भोग मूर्तियों को पंचामृत स्नान कराया और महाअभिषेक पूजा करते हुए महाआरती उतारी। इसके बाद सभा मंडप में केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में भोग मूर्तियों को विराजमान किया गया। यहाँ मुख्य पुजारी शिवलिंग को रावल ने 6 महीने की पूजा की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में उदयपुर, बंजबानी, ब्राह्मणखोली और डंगवाड़ी गांव की महिलाओं ने भगवान को नए अनाज का भोग भी लगाया। सोमवार को उनकी चल रही उत्सव विग्रह डोली सुबह प्रस्थान करेगी और रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांची पहुंचेगी। इस मौके पर भगवान पद्मेश्वर की भोग मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर सभा मंडप में विराजमान किया गया। आज सोमवार को द्वितीय केदार भगवान पद्मेश्वर की डोली ने पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। 21 मई को द्वितीय केदार के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। रविवार को सुबह से ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में द्वितीय केदार भगवान मधवेश्वर की विशेष पूजा अर्चना शुरू की गई। इस मौके पर पुजारी गंगाधर लिंग ने भगवान मधेश्वर और भगवान ओंकारेश्वर की भोग मूर्तियों को पंचामृत स्नान कराया और महाअभिषेक पूजा करते हुए महाआरती उतारी। इसके बाद सभा मंडप में केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में भोग मूर्तियों को विराजमान किया गया। यहाँ मुख्य पुजारी शिवलिंग को रावल ने 6 महीने की पूजा की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में उदयपुर, बंजबानी, ब्राह्मणखोली और डंगवाड़ी गांव की महिलाओं ने भगवान को नए अनाज का भोग भी लगाया। सोमवार को उनकी चल रही उत्सव विग्रह डोली सुबह प्रस्थान करेगी और रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांची पहुंचेगी।
इस मौके पर भगवान पद्मेश्वर की भोग मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर सभा मंडप में विराजमान किया गया। आज सोमवार को द्वितीय केदार भगवान पद्मेश्वर की डोली ने पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। 21 मई को द्वितीय केदार के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। रविवार को सुबह से ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में द्वितीय केदार भगवान मधवेश्वर की विशेष पूजा अर्चना शुरू की गई। इस मौके पर पुजारी गंगाधर लिंग ने भगवान मधेश्वर और भगवान ओंकारेश्वर की भोग मूर्तियों को पंचामृत स्नान कराया और महाअभिषेक पूजा करते हुए महाआरती उतारी। इसके बाद सभा मंडप में केदारनाथ के रावल बीमा शंकर लिंग की मौजूदगी में भोग मूर्तियों को विराजमान किया गया। यहाँ मुख्य पुजारी शिवलिंग को रावल ने 6 महीने की पूजा की जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में उदयपुर, बंजबानी, ब्राह्मण खोली और डंगवाड़ी गांव की महिलाओं ने भगवान को नए अनाज का भोग भी लगाया। सोमवार को उनकी चल रही उत्सव विग्रह डोली सुबह प्रस्थान करेगी और रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांची पहुंचेगी। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी आकाओं और उनके मददगारों की तलाश के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को शोपिया में एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां 2 आतंकी मददगारों को पकड़ा गया, जिनके पास से हथियार बरामद हुए। इन 2 मददगारों के पास से 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 जिंदा राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस व सेना ने पूंछ जिले में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रविवार को बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। पुलिस की कई टीमों ने सेना व एसओजी की मदद से जिले में 18 आतंकी आकाओं व आतंकी मददगारों के घरों पर छापे मारे। इस कार्रवाई में कई घरों की तलाशी लेने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शोपिया पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि शोपिया के डीकेपुरा इलाके में भारतीय सेना की 34 RR एसओजी शोपिया सीआरपीएफ 178 बटालियन के संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों को शोपिया में एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां 2 आतंकी मददगारों को पकड़ा गया, जिनके पास से हथियार बरामद हुए। इन 2 मददगारों के पास से 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 जिंदा राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस व सेना ने पूंछ जिले में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रविवार को बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। पुलिस की कई टीमों ने सेना व एसओजी की मदद से जिले में 18 आतंकी आकाओं व आतंकी मददगारों के घरों पर छापे मारे। इस कार्रवाई में कई घरों की तलाशी लेने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शोपिया पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि शोपिया के डीकेपुरा इलाके में भारतीय सेना की 34 RR एसओजी शोपिया सीआरपीएफ 178 बटालियन के संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों को शोपिया में एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां 2 आतंकी मददगारों को पकड़ा गया, जिनके पास से हथियार बरामद हुए। इन 2 मददगारों के पास से 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 जिंदा राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस व सेना ने पूंछ जिले में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रविवार को बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। पुलिस की कई टीमों ने सेना व एसओजी की मदद से जिले में 18 आतंकी आकाओं व आतंकी मददगारों के घरों पर छापे मारे। इस कार्रवाई में कई घरों की तलाशी लेने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शोपिया पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि शोपिया के डीकेपुरा इलाके में भारतीय सेना की 34 RR एसओजी शोपिया सीआरपीएफ 178 बटालियन के संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखते हैं अगली खबर। आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र कस्बे के गांव नानू में रहने वाली दीपा का शव रविवार सुबह उनके घर के पास ही भूसे की बुर्जी में मिला। दोनों हाथ बंधे थे। महिला 13 मई से लापता थी। परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी लिखाने के बाद भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, जिससे हत्या हो गई। नानू की सूरजपाल बघेल की वृंदावन में हलवाई की दुकान है। घर में पत्नी दीपा, 3 बच्चे, 10 साल की बेटी अनुष्का, 7 और 6 साल के बेटे केपी और बलराम है। सूरजपाल ने पुलिस को बताया कि वो हफ्ते में 1-2 बार घर आते हैं।
दीपा बच्चों की पढ़ाई के कारण गांव में ही अन्य परिजन के साथ रहती थी। उन्होंने बताया कि 13 मई की सुबह 11 बजे दीपा लापता हो गई थी। बच्चों और उन्होंने कई जगह तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। शाम 4 बजे अचनेरा थाने में पत्नी के लापता होने की जानकारी दी। अगले दिन पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। आरोप है कि पुलिस ने कहा कि रिश्तेदारी आदि में तलाश करो। वो तभी से पत्नी की खोजबीन में लगे थे। पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। रविवार की सुबह घर से करीब 300 मीटर दूर बनी भूसे की झोपड़ी नुमा बुर्जी से दुर्गंध उठने पर महिलाओं ने इसकी जानकारी पुरुषों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुर्जी से भूसा हटवाया तो दीपा का शव मिला। हाथ पीछे बंधे थे। हत्या कर शव को बुर्जी में छुपाया गया था। दीपा की हत्या की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। बच्चे बेहाल हो गए। घटना के संबंध में गांव के राजन व अन्य अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। महिला 13 मई से लापता थी। परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी लिखाने के बाद भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, जिससे हत्या हो गई। नानू की सूरजपाल बघेल की वृंदावन में हलवाई की दुकान है। घर में पत्नी दीपा, 3 बच्चे, 10 साल की बेटी अनुष्का, 7 और 6 साल के बेटे केपी और बलराम है। सूरजपाल ने पुलिस को बताया कि वो हफ्ते में 1-2 बार घर आते हैं। दीपा बच्चों की पढ़ाई के कारण गांव में ही अन्य परिजन के साथ रहती थी। उन्होंने बताया कि 13 मई की सुबह 11 बजे दीपा लापता हो गई थी। बच्चों और उन्होंने कई जगह तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। शाम 4 बजे अचनेरा थाने में पत्नी के लापता होने की जानकारी दी। अगले दिन पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। आरोप है कि पुलिस ने कहा कि रिश्तेदारी आदि में तलाश करो। वो तभी से पत्नी की खोजबीन में लगे थे। पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। रविवार की सुबह घर से करीब 300 मीटर दूर बनी भूसे की झोपड़ी नुमा बुर्जी से दुर्गंध उठने पर महिलाओं ने इसकी जानकारी पुरुषों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुर्जी से भूसा हटवाया तो दीपा का शव मिला। हाथ पीछे बंधे थे। हत्या कर शव को बुर्जी में छुपाया गया था। दीपा की हत्या की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। बच्चे बेहाल हो गए। घटना के संबंध में गांव के राजन व अन्य अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। महिला 13 मई से लापता थी। परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी लिखाने के बाद भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, जिससे हत्या हो गई। नानू की सूरजपाल बघेल की वृंदावन में हलवाई की दुकान है। घर में पत्नी दीपा, 3 बच्चे, 10 साल की बेटी अनुष्का, 7 और 6 साल के बेटे केपी और बलराम है। सूरजपाल ने पुलिस को बताया कि वो हफ्ते में 1-2 बार घर आते हैं। दीपा बच्चों की पढ़ाई के कारण गांव में ही अन्य परिजन के साथ रहती थी। उन्होंने बताया कि 13 मई की सुबह 11 बजे दीपा लापता हो गई थी। बच्चों और उन्होंने कई जगह तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। शाम 4 बजे अचनेरा थाने में पत्नी के लापता होने की जानकारी दी। अगले दिन पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली। आरोप है कि पुलिस ने कहा कि रिश्तेदारी आदि में तलाश करो। वो तभी से पत्नी की खोजबीन में लगे थे। पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। रविवार की सुबह घर से करीब 300 मीटर दूर बनी भूसे की झोपड़ी नुमा बुर्जी से दुर्गंध उठने पर महिलाओं ने इसकी जानकारी पुरुषों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुर्जी से भूसा हटवाया तो दीपा का शव मिला। हाथ पीछे बंधे थे। हत्या कर शव को बुर्जी में छुपाया गया था। दीपा की हत्या की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। बच्चे बेहाल हो गए। घटना के संबंध में गांव के राजन व अन्य अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में छिपकर रहने वाले गद्दारों की एक चेन भी सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के मिलने वाले इनपुट पर हरियाणा और पंजाब की खुफिया एजेंसियां, पुलिस, साइबर पुलिस सक्रिय हुई तो नतीजा निकला कि 12 दिनों में दोनों राज्यों से 8 जासूसों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये जासूस पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों तक ISI के इशारे पर भारत के सैन्य क्षेत्र, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल सहित अन्य ठिकानों की तस्वीरें व जानकारी पहुंचा रहे थे। ये पुलिसिया तंत्र अपनी हर गतिविधि की रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के साथ उनसे निर्देश भी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जासूसों की करतूत सिर्फ सूचनाएं लीक करने तक सीमित नहीं मिली, जबकि ISI और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ गहरे ताल्लुक भी मिले। इन भारतीय युवाओं को पाकिस्तान ट्रैवलिंग, पैसे की लेन देन, पाक खुफिया विभाग के सदस्यों से लगातार संपर्क, उनसे फोन पर बातचीत और चैट के अतिरिक्त मामूली इनकम होने के बावजूद जासूसों का लग्जरी लाइफस्टाइल राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा ही नहीं बल्कि ISI की भारत में गहरी पैठ को उजागर करता है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के मिलने वाले इनपुट पर हरियाणा और पंजाब की खुफिया एजेंसियां, पुलिस, साइबर पुलिस सक्रिय हुई तो नतीजा निकला कि 12 दिनों में दोनों राज्यों से 8 जासूसों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये जासूस पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों तक आईएसआई के इशारे पर भारत के सैन्य क्षेत्र, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल सहित अन्य ठिकानों की तस्वीरें व जानकारी पहुंचा रहे थे। ये पुलिस या तंत्र अपनी हर गतिविधि की रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के साथ उनसे निर्देश भी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जासूसों की करतूत सिर्फ सूचनाएं लीक करने तक सीमित नहीं मिली, जबकि आईएसआई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ गहरे ताल्लुक भी मिले। इन भारतीय युवाओं को पाकिस्तान ट्रैवलिंग, पैसे की लेन देन, पाक खुफिया विभाग के सदस्यों से लगातार संपर्क, उनसे फोन पर बातचीत और चैट के अतिरिक्त मामूली इनकम होने के बावजूद जासूसों का लग्जरी लाइफस्टाइल राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा ही नहीं बल्कि आईएसआई की भारत में गहरी पैठ को उजागर करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के मिलने वाले इनपुट पर हरियाणा और पंजाब की खुफिया एजेंसियां, पुलिस, साइबर पुलिस सक्रिय हुई तो नतीजा निकला कि 12 दिनों में दोनों राज्यों से 8 जासूसों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये जासूस पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों तक आईएसआई के इशारे पर भारत के सैन्य क्षेत्र, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल सहित अन्य ठिकानों की तस्वीरें व जानकारी पहुंचा रहे थे। ये पुलिस या तंत्र अपनी हर गतिविधि की रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के साथ उनसे निर्देश भी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जासूसों की करतूत सिर्फ सूचनाएं लीक करने तक सीमित नहीं मिली, जबकि आईएसआई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ गहरे ताल्लुक भी मिले। इन भारतीय युवाओं को पाकिस्तान ट्रैवलिंग, पैसे की लेन देन, पाक खुफिया विभाग के सदस्यों से लगातार संपर्क, उनसे फोन पर बातचीत और चैट के अतिरिक्त मामूली इनकम होने के बावजूद जासूसों का लग्जरी लाइफस्टाइल राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा ही नहीं बल्कि आईएसआई की भारत में गहरी पैठ को उजागर करता है। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS